कविता मुंबई के इस 23वें अंक में आपका स्वागत है। और मैं प्रशांत जैन मुंबई से संचालक की भूमिका में हूँ और हमारे साथ संयोजक के तौर पर आदरणीय हृदयेश बैंक जी और डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी हैं, हालांकि मौजूद नहीं है। तीनों की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कविता पाठ के लिए आज उपस्थित हैं बलिया से आदरणीय श्वेतांग सिंह और इलाहाबाद से आदरणीय संध्या नवोदिता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों के कविता पाठ के बाद आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी अपना वक्तव्य देंगे। आप वाराणसी से हैं और आपको सब जानते ही हैं, वर्तमान साहित्य पत्रिका के आप संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए श्वेतांग सिंह जी को बुलाऊंगा। आपने अपना श्वेतांग जी जन्म और शिक्षा कुछ लिखा नहीं है परिचय में, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जन्म सर बलिया में ही, चकिया से। अच्छा। पढ़ाई अपनी बलिया, उसके बाद सर दिल्ली। अच्छा कुछ समय के लिए दिल्ली गाजियाबाद। हाँ। अच्छा, किस विषय में आपने पढ़ाई की? सर एमएससी मेरा जूलॉजी से पर स्नातक रहा, जंतु विज्ञान से। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एनवायरमेंटल साइंस से था। बहुत बढ़िया। फिर बीएड किया सर, और उसके बाद अब अध्यापन बलिया में। बहुत एनवायरमेंटल साइंस की आपने पढ़ाई की है, ये जरूरी है। और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इंक्लूडिंग वागर आप छप चुके हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और बहुत सारी भाषाओं में आपकी कविताओं का अनुवाद भी हुआ है। बहुत से सम्मान आपको मिले हैं, हिंदी से भी सम्मान, माँ वीणा पाणी सम्मान, वागेश्वरी साहित्य सम्मान आदि। पूरी लिस्ट मेरे पास है, यहाँ सबका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर आपका स्वागत श्वेतांग सिंह जी। कविता पाठ शुरू करें। आप सबको प्रणाम। और मैं नवोदिता जी को आज सुनने आया था और पढ़ने का मौका पहले मिल रहा है। सर एक कविता पुरबिया है मेरी, बहुत 3-4 सालों पहले लिखी हुई है। पुरबिया एक पूर्वांचल के लोग हम लोग हैं सर, बलिया की मिट्टी से हैं। और एक पूरब पश्चिम में सर थोड़ा है, कुछ है ऐसा कि पूरब की मिट्टी को उसने नहीं मिल पाता। और मैंने जब ये कविता लिखी सर, तो बिंब मेरे दिमाग में भी रहा कि पश्चिम के देश और हमारा देश उसमें शामिल, उस नजरिए को लेके सर मैंने ये कविता लिखी थी, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पुरबिया। दुनिया उसे मेहनती कहती है, ये शब्द प्रशंसा का है, छल का भाई बंधु है, या कोई अपशब्द है, इस पर बहस हो सकती है। पर हम पुरबिया लोग इस शब्द को सुनकर खिलखिला उठते हैं, मालिक के प्रति समर्पण के पीढ़ी प्रदत्त वफादारी भाव से। हम पुरबिया जैसे ही थोड़ा परिपक्व होते हैं, कोई 17 से 18 साल के, हमारा एक बड़ा हिस्सा उगते सूर्य की जमीन से डूबते सूरज की ओर जाने के लिए विवश होता है। और इस प्रक्रिया में सरकारों, राजनेताओं और अन्य जिम्मेदार लोगों से बिना कोई सवाल पूछे, अपनी दुर्दशा पे बिना किसी की जवाबदेही खोजे, पारंपरिक रूप से अपनी फूटी किस्मत को कोसते और गरियाते हुए हम पश्चिम जाने वाली किसी ट्रेन के सामान्य डिब्बे में ठूंस दिए जाते हैं। गेट से प्रवेश न मिल पाने की स्थिति में आपातकालीन खिड़की से भी, गेट से प्रवेश न मिल पाने की स्थिति में आपातकालीन खिड़की से भी हमारे साथ छेद छेद हुआ एक बैग, उसमें 3 सांझ की लिट्टी, 1 जर्किंग आर्सेनिक युक्त पानी, सतमिझरा सातु, 2 सेट कपड़े, कुछ हरे नीम के दातून, 1 गमछी, और उस गमछी में बंधे भोजपुरिया सपने होते हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए बैग के ऊपर वाली चेन में ठेकेदार का मोबाइल नंबर सबसे जरूरी आइटम है, सुखलोक का एंट्री पास। ठेकेदार का मोबाइल नंबर सबसे जरूरी आइटम है, सुखलोक का एंट्री पास। एक जरूरी सवाल कभी पूरब के माननीय नेताओं
और पूरब की देवतुल्य जनता ने पूरे मन से शायद ही पूछा हो कि ऐसी किसी ट्रेन से ऐसे कुछ पश्चिमिया जवान क्यों कभी पूरब नहीं आते। ऐसे किसी ट्रेन से ऐसे कुछ पश्चिमिया जवान क्यों कभी पूरब नहीं आते। ये जमीन भी तो इसी देश का एक पवित्र हिस्सा है या कोई अभिशप्त क्षेत्र। मेहनती के साथ साथ हम बड़े हिम्मती भी होते हैं। हमारे सारे सुख, चैन, ऐशो आराम, सौंदर्य और यौवन फैक्ट्रियों की भट्ठी में तपकर झूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि सामाजिक न्याय की खोखली नीतियों और एक समान क्षेत्रीय धन आवंटन की मृग तृष्णा ने हमें कब भरी जवानी में वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। हमें कब भरी जवानी में वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। हम पूरबिया बस खटना जानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी खटते खटते शहीद हो जाना। मैं पूछता हूँ 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाला पूरबिया, सबसे पहले देश को आजादी देने वाला पूरबिया, प्रधानमंत्रियों की एक लंबी सूची देने वाला पूरबिया, पूरे देश को उच्चाधिकारियों की कामयाब जमात देने वाला पूरबिया, गौरवशाली इतिहास देने वाला पूरबिया, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मौलिक आयाम देने वाला पूरबिया, सीमाओं की सुरक्षा में बढ़ चढ़कर अपने प्राणों का बलिदान देने वाला पूरबिया आज इतना परेशान क्यों है। सीधा सादा भोला भाला मीठी भोजपुरी बोलने वाला पूरबिया इस देश की सौतेली संतान क्यों है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूँ। हालांकि कलकत्ता में माइग्रेशन ज्यादा है, लेकिन मुंबई में भी पूरब के ही ज्यादा है श्वेतांगी। और मैं भी यहाँ करीब 28 साल से हूँ, तो बिल्कुल तो चित्र आपने खींचा है, सच्चाई। माइग्रेशन की बहुत बड़ी समस्या। और अभी देखिए अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो कानून बनाए गए और पूरब से और तमाम हिंदुस्तान जैसे देशों से जाने वालों को किस तरह खदेड़ा जा रहा है, हाथ और पैर में बीड़ी बांध करके उन्हें लाया जा रहा है। यह वही हाल है जो गिरमिटिया मजदूरों का हुआ करता था। आज गिरमिटिया, बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्व पश्चिम का विकास का असंतुलन जो है उसको भी हाईलाइट किया है इन्होंने। श्वेतांग जी आगे बढ़िए। सर, दूसरी कविता है एक बेनाम स्त्री। मैं एक स्त्री को जानता हूँ जिसे सभी घरेलू कहते हैं। मोहल्ले में उसके कई नाम हैं, कभी फलाने की बीबी या फलाना बो, कभी फलाने की माँ, कभी फलाने की बहू, यहाँ तक कि कुछ लोगों को फलाने की बेटी वाला नाम अब तक याद है। मेरे गांव में किसी को कभी उसका नाम पता करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे भी नहीं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके नाम के पर्यायवाची बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है अगले सावन या भादो तक वह फलाने की दादी या इया कही जाने लगे। ये भी मुमकिन है कि सूखती नदी में खेलते बच्चों की नानी कहलाने लगे। एक सुबह मैंने निश्चय किया कि आज उसका नाम पूछकर ही रहूंगा। उठते ही बिना हाथ मुंह धोए मैं उसके घर गया। वहां वो नहीं मिली। फिर खेत में गया, बगीचे में गया, जहां से जानवरों के लिए चारा लाती थी, उस चारागाह में गया। आटा चक्की में देखा, किराने की दुकान में गया, जहां से आटा, दाल, चावल और नमक लेने रोज 2 बार जाती थी। फिर पड़ोस में भी गया, जिनके घरों से चूल्हा जलाने के लिए कभी कभी आग ले आती जब मिट्टी का तेल खत्म हो जाता या सिलेंडर भरवाने के पैसे उसके पास नहीं रहते। पर वो कहीं नहीं मिली। अंत में मैं निराश होकर घर लौटने लगा, यह सोचता हुआ कि आज तक उसका नाम पूछा क्यों नहीं।
तभी अचानक वो गांव के बाहर कुंड के किनारे बैठी दिखी। एक टक उसके किनारों को ताकती हुई। ऐसा लगा चुपचाप उससे कुछ बातें कर रही हो। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया, हिम्मत जुटाया और तपाक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं दौड़ते हुए उसके पास गया, हिम्मत जुटाया और तपाक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो आधा मुस्कुराई और अपनी दाईं तर्जनी से नदी की ओर इशारा किया, फिर बिना कुछ बोले चल दी गांव की ओर। मैं या मेरे गांव के किसी पुरखे पुरानियों ने कभी उस नदी का नाम नहीं पूछा था। नाम पूछना तो दूर, प्रामाणिक रूप से तो ये भी तय नहीं है कि वो नदी है, भागड़ है, झील है, कुंड है या कछार है। मैं जब गांव जाता हूँ, सबसे पुराने कुएं के पास कुछ देर खड़ा होता हूँ। उसके भीतर कान खोलकर झांकता हूँ। कभी कभी खूब जोर से दो चार पत्थर उसके पानी को दे मारता हूँ, इस उम्मीद से कि हो सकता है गुस्से में आकर वो कुआं उस स्त्री का नाम बता दे। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि पाताल के रास्ते आज भी कुआं रोज नदी से मिलने जाता है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि पाताल के रास्ते आज भी कुआं रोज नदी से मिलने जाता है। बहुत खूब। एक छोटी सी कविता सर। हे शिल्पकारों, हे शिल्पकारों, एक देश उन लोगों के लिए भी बनाना। हे शिल्पकारों, एक देश उन लोगों के लिए भी बनाना जिनके लिए ये दुनिया आज भी एक सूखी, बासी और जली रोटी जितनी ही गोल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगली कविता है, ताकि जनता को, हाँ, ताकि जनता को कह सकूं सत्ता। ताकि जनता को कह सकूं सत्ता। मैंने बादलों को समुंदर कह दिया तो कुछ कवि नाराज हो गए। मैंने बादलों को समुंदर कह दिया तो कुछ कवि नाराज हो गए। मैंने आदमी को कह दिया ईश्वर तो कुछ आदमी क्रोध में आ गए। मैं नहीं रुका। मैंने पेड़ को स्त्री कह दिया तो कई स्त्रियां मुझ पर गुस्सा हो गईं। इस बार मैंने पक्षियों को कह दिया रेलगाड़ी तो सीमा पार के यात्रियों ने मुझ पर मुकदमा कर दिया। मैंने रंगों को कह दिया देश तो राजा ने मुझे पकड़ने को सैनिक भेज दिए। मैंने रंगों को कह दिया देश तो राजा ने मुझे पकड़ने को सैनिक भेज दिए। अंत में मैंने जब महानगर को कविता कह दिया तो मुझे भाषा की दुनिया से बेदखल कर दिया गया। आजकल मैं एक ऐसी भाषा खोजने की यात्रा में हूँ जिस भाषा में मैं प्रेम को कह सकूं आजादी और जनता को कह सकूं सत्ता। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। आगे बढ़े। आगे सर, आजाद औरतें एक कविता पढ़ रहा हूँ। जब कोलकाता जाता हूँ अपार्टमेंट में झंडा तोलन होता है तो उसी पे एक कविता है सर, आजाद औरतें। आजाद देश के आजाद घरों में आजाद औरतें लगभग 15 वर्षों से मेरी सोसाइटी के किसी वरिष्ठतम पुरुष सदस्य के हाथों झंडे को फहरते हुए अपनी अपनी खिड़कियों से देख रही हैं। झंडोत्तोलन के बाद अपने कमरे से ही आजाद लबों से लगाती हैं जय हिंद के नारे और अपने आजाद हाथों से जोर जोर से बजाती हैं तालियां। कभी कभी इस उपलक्ष्य में जब भोज का आयोजन होता है तब वरीयता का पूरा ध्यान रखते हुए बड़े सम्मान से सबसे पहले
स्त्रियों को परोसी जाती हैं दावत की थालियां, और इस तरह आज़ादी के जश्न में प्रतिवर्ष आज़ाद औरतें शामिल होती रहती हैं। और इस बहुत तरह आज़ादी के जश्न में प्रतिवर्ष आज़ाद औरतें शामिल होती रहती हैं। बढ़िया। सर, एक कविता है, आखिर तुम ही बताओ, तुम उन्हें देते रहोगे यातना पर यातना, तुम उन्हें बांधे रखोगे बर्बर बंधनों में, तुम उनमें बांटते रहोगे केवल घृणा, तुम उन्हें आधा जिंदा और आधा मरा सा रखोगे, तुम उन्हें फूलों के खिलने पर मुस्कुराने भी नहीं दोगे, तुम उन्हें उन शब्दों के पास फटकने तक नहीं दोगे जो पैदा कर सकती है क्रांति, तुम उन्हें पिजड़ों से उड़ना तो दूर आकाश को झांकने भी नहीं दोगे, तो तुम ही बताओ वे कैसे यकीन करेंगे कि ईश्वर ने सचमुच इतनी सुंदर दुनिया बनाई है। तो तुम ही बताओ वे कैसे यकीन करेंगे कि ईश्वर ने सचमुच इतनी सुंदर दुनिया बनाई है। और तुमको एक समधर्मा राजा, याद रखना शक्ति की लोरूपता इस दुनिया के श्वेत वर्णी सौम्य चेहरे पर विशालतम फूहड़ धब्बा है, एक विशालतम फूहड़ धब्बा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कविताएं सुना रहे हैं श्वेतांग, बहुत अच्छी। धन्यवाद। समय है तो हाँ, एक छोटी सुना दीजिए लास्ट। अच्छा तो सर एक सेकेंड सर। सर एक कविता सुना रहा हूँ, बनारस। सर बनारस से हैं और एक दूसरी सुनाने का सोचा था लेकिन मिल नहीं रही है। मुझे भी और बनारस बहुत पसंद है, मेरा प्रिय शहर है। सर पढ़ा हूँ यूपी कॉलेज में, तो जी, कुछ दिनों तक, हाँ 4 साल रहा है वहाँ। बनारस। स्वागत। गंगा की गोद में तैरते खेलते घाटों, मंदिर की घंटियों, शास्त्रीय आलापों, कबीर के ज्ञान, तुलसी के प्रेम, शाम की अनोखी आरती, मोक्ष को ढूंढते धुएं, रामायण की चौपाई में लीन, बनारस का एक रंग और भी है जो बचपन से मुझे खींचता आया है। सर हम लोग छात्र थे और उस नजरिए से उस समय मैंने कविता ये लिखी, जो बचपन से मुझे खींचता आया है वो है इसमें कच्ची ईंटों को सहने लायक, न कम न ज्यादा, जितना चाहिए बिल्कुल उतने ही ताप पर पकाकर तैयार करने की कमाल की कला। जितना चाहिए बिल्कुल उतने ही ताप पर पकाकर तैयार करने की कमाल की कला, भटकी भोली मिट्टियों को पूरे जोर से खींच कर लाता है बनारस, बना देता है उन्हें वैसा जिसके लिए वो बने हैं। फिर जन्म होता है किसी सार्थक आकार के किसी महान नाम का, जो जुगनू सा बिखेरता है अपनी चमक अंधेरे में भी, देता है कुछ अद्भुत अनुकरणीय अपने शहर को, देश को, कभी कभी समूचे विश्व को भी। बीज से पुष्ट फल और फल से उर्वर बीज बनाने की इतनी सहज क्षमता पूरबियों के किसी शहर में बिल्कुल नहीं मिल सकती। बीज से पुष्ट फल और फल से उर्वर बीज बनाने की इतनी सहज क्षमता पूरबियों के किसी शहर में बिल्कुल नहीं मिल सकती। आत्मा को परमात्मा से, ज्ञान को विज्ञान से, जीवन को मृत्यु से, गांव को शहर से, भोजपुरी को अंग्रेजी से जोड़ता आ रहा है अपनी पूरी निष्ठा से, सदियों से, तब से जब से पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर। कह सकते हैं किसी भटके हुए का वाल्मीकि हो जाना, छुपे दबे को नामचीन बनाना, किसी का बनारस बन जाना है। कह सकते हैं किसी भटके हुए का वाल्मीकि हो जाना, छुपे दबे को नामचीन बनाना, किसी का बनारस बन जाना है। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया। बनारस पे तो विश्व के लेखकों ने लिखा है और बहुत बढ़िया आपकी कविताएं रही श्वेतांग जी।
सर धन्यवाद। और कोशिश बस एक बस अब संग्रह वंग्रह की तैयारी करें। हाँ जरूर संग्रह जी। की तैयारी। सर अब सोच रहा हूँ। आपने भोजपुरी में ही इनसे अनुरोध किया जैन साहब ने। जी। बढ़िया। इस बीच अवनीश विश्वकर्मा जी आए हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी जी। नमस्कार अनिल जी का अब स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय संध्या नवोदिता जी को कविता पाठ के लिए। 12 सितंबर आपका जन्मदिन है, बरेली में आपका जन्म हुआ। और पढ़ाई तो आपकी बहुत डाइवर्स है। आपने बीएससी किया, फिर लॉ किया, एलएलबी, उसके बाद आधुनिक इतिहास में एमए किया रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से, फिर पत्रकारिता की भी आपने पढ़ाई की। ये बिल्कुल डिफरेंट एरियाज हैं सारे। और आखिर में जामिया मिलिया इस्लामिया से अदीब कामिल आपने की। बहुत सारी पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हैं और गतिविधियां आपकी बहुत रही हैं, बहुत एक्टिव आप रही हैं। फिलहाल कवि, अनुवादक, लेखक और पत्रकार तो हैं ही। इसके अलावा छात्र जीवन में भी आपने छात्र भी राजनीति में बहुत सक्रिय हिस्सा लिया। आकाशवाणी का भी आपको अनुभव है, अनाउंसर कंपेयरिंग आपने किया और जन आंदोलनों में भी आप भाग लेती रही हैं। आपने अनुवाद का कार्य भी किया है। फिदेल कास्त्रो के भाषणों का अनुवाद आपने किया, सिमोन द बोवा के लेखों का अनुवाद किया और कुछ कविताओं का भी आपने हिंदी में अनुवाद किया है। हंस, स्वागत, तद्भव, ज्ञानोदय सहित बहुत सारी पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। आपके लेख भी मैंने रिसेंटली वर्तमान साहित्य में पढ़े हैं, 2 लेख आपके। जी। और प्रकाशन जो है सुनो जोगी और अन्य कविताएं, ये बहुत चर्चित आपका कविता संग्रह था। जीव विज्ञान की मोहक दुनिया नेशनल बुक ट्रस्ट से मेरा ख्याल है बच्चों के लिए आपने लिखी है। और फिदेल कास्त्रो के अनुवाद आने वाले हैं। 4 साझा संकलनों में आपकी कविताएं आई हैं और कबीर सम्मान जो कि लखनऊ की एक संस्था देती है, आप इस सम्मान से सम्मानित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संध्या नवोदिता जी। आपकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं और आज सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष आपसे सुनने को मिलेगा हम सबको। ये जोगी सीरीज की कविताएं खासतौर पे मुझे पसंद आई और मुझे वीडियन साही जी की याद आई। उन्होंने भी अक्सर साधो इस संबोधन के साथ कविताएं अपनी बहुत सी लिखी। बिल्कुल कविता पाठ शुरू करें संध्या जी प्लीज। चलिए, मैं एक छोटी सी कविता से शुरू कर रही हूँ कि गलती वहीं हुई थी। तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में हैं और मेरे हिस्से के उजाले तुम्हारी गिरफ्त में। तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में हैं और मेरे हिस्से के उजाले तुम्हारी गिरफ्त में। हाँ, गलती वहीं हुई थी जब मैंने कहा तुम मुझको चांद लाके दो और मेरे चांद पर मालिकाना तुम्हारा हो गया। क्या बात, बहुत सुंदर। और ये कविता है खूबसूरत घरों में। खूबसूरत घर बन जाते हैं खूबसूरत औरतों की कब्रगाह। खूबसूरत घरों में उड़ेल दी जाती हैं खुशबुएं हजारों हजार इच्छाओं की बेचैन गंध पर। करीने से सजे सामानों में दफन हो जाती हैं इच्छाओं की तितलियां। सब कुछ चमकता है खूबसूरत घरों में औरतों की आंखों के अलाव से। क्या बात। कविता है यदि आपको जीवन में धोखा नहीं मिला तो ये आपका गुण नहीं बल्कि उन लोगों की कृपा है जिन्होंने आपको बख्श दिया। क्या बात, बहुत खूब। सुंदर। वरना धोखा जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी पर बेमौसम बरसात की तरह बरसा है। कभी सिर्फ भिगो कर गुजरा है, कभी बाढ़ में बहा ले गया है। धोखे को लीगल नोटिस की तरह हल्के में लेना जिंदगी को लंबे मुकदमे में बदल सकता है। जिसका नतीजा बड़ी कैद हो या छोटी, जीवन का बड़ा हिस्सा अंधेरों में गुजारने जैसा है। जिसे हम ब्रह्मांड की सबसे तेज रोशनी समझते रहे उस सूर्य के अचानक ब्लैक होल में बदलने जैसा है, जिसके अगाध में आपका व्यक्तित्व निगल लिया जाना तय है। फिर भी यदि आप अभी तक धोखे से बचे हैं तो ये महज आपकी सावधानी नहीं
उन लोगों की कृपा है जो अभी कहीं और छलने में ओवरलोड हुए पड़े हैं। जी हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कविता है आदमी को पुल होना चाहिए। स्वागत। आदमी को पुल होना चाहिए, होने को तो नदी भी हुआ जा सकता है और नाव भी। किनारे लगाने वाली नहर, किनारे लगाने वाली लहर भी। जो भी हो, आदमी को सांस होना चाहिए। ऊष्मा से भरा दिन हुआ जा सकता है, ठंड की नरम भाप भी, सवेरे की मीठी ओस भी। आदमी को भरोसे की आवाज होना चाहिए। ये कविता है मैं हरेपन में बोलती हूँ। स्वागत। मैं हरेपन में बोलती हूँ, आप मेरा अनुवाद हरितिमा में कर सकते हैं। क्या बात, क्या बात। आप मुझे चुप करेंगे, मैं कोपलों में उगाऊंगी। जब रोकेंगे नजर से ओझल करके, मैं आपकी आंखों से बह रही होंगी। आप मुझे जाने देंगे और खुद को जाता हुआ देखेंगे मुझ में। मैं आपके भीतर हूँ, ठीक उसी जगह जहां रुधिर का प्रवाह सबसे तेज। आप हथेली रखेंगे वहां और मैं आपकी उंगलियों के पोरों में धड़क जाऊंगी। क्या बात। सबसे ज्यादा मुखर हो जाऊंगी मैं आपके मौन में। बहुत खूब। और ये कविता है आरे के पेड़। आरे, मुंबई में आप रहते हैं, आरे तो अच्छे से जानते ही आरे हैं, जहाँ कॉलोनी पर है जी, आरे विवाद कॉलोनी है। काफी पेड़ काटे गए थे। जी जी जी, जब आरे के जंगल काटे जा रहे थे उस समय बहुत लोग परेशान थे और लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय अमेज़न के जंगल भी जल रहे थे। यस। और दोनों कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से स्वागत। कि आरे के पेड़ कटते हैं, अमेज़न के जंगल जलते हैं। वाह। पेड़ कटते हैं, सारे जीव बिलख उठते हैं। नन्ही गिलहरियां रोती हैं, तितलियां रोती हैं, चींटियां पेड़ों के शवों पर बिछ जाती हैं, पंछी कातर रुदन करते हैं। एक पेड़ कटता है, धरती कराहती है। एक पेड़ कटता है, 100 बरस का इतिहास कटता है। पानी कटता है, शर्म कटती है, विवेक कटता है, प्यार कटता है। बहुत खूब। एक पेड़ कटता है, एक के पीछे एक चलते हैं 10 ट्रक। एक पेड़ को लादे, देखो एक पेड़ की शव यात्रा जा रही है। उसके ठीक पीछे हम हैं, जाने कब के मर चुके। हमारी सड़न से बहुत बुरी गंध आ रही है। बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत ट्रेजिक, बहुत ट्रेजिक। इसी का बहुत दूसरा हिस्सा है कि आरे के पेड़ कटते हैं, अमेज़न के जंगल जलते हैं। मनुष्यता के आखिरी पायदान पर खड़ी हम मनु की संतानें प्रलय को पुकारती हैं। वही है हमारा अभीष्ट, हम जहां से बचा कर लाए गए। नूह की कश्ती से हम फेंक रहे हैं एक एक लहर पर एक एक जीवन, क्या बात। एक एक प्रजाति। 84 लाख योनियों वाले हम महारथी, बाकी रखेंगे सिर्फ 84 योनियां। हम मार काट के धुरंधर, हम भस्मासुर अभिशप्त हैं विनाश के वरदान से। हम भस्मासुर अभिशप्त हैं विनाश के वरदान से कि हम जो छुएंगे वो राख में बदल जाएगा। हम रक्त बीज, हम संहारक, स्वर्ग की सीढ़ियों को उलटकर नरक में उतरने को व्याकुल। हम विध्वंस के स्वामी, प्रगति की ट्रेन अपने सीनों पर चलाते हैं। सबसे बड़े विनाशक को हम शक्तिमान की पदवी देते हैं। हम अहंकारी, चांद सूरज रौंदने को विक्षिप्त, नदी पहाड़ों जंगलों
हवा और पानी के खिलाफ खड़े हैं पूरी ताकत से, और हम भस्मासुर पर हंसते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत आखिरी खूब, पंक्ति तो बहुत बहुत जबरदस्त। खूब। एक कविता राजा पर है, रात का राजा। स्वागत स्वागत। कि रात का राजा चलता जाए। रात का राजा सब जानते हैं, जी जी जी। आजकल रात के राजा की बहार है। बिल्कुल उसी के रात के राजा के ही दिन है, रातें तो हैं ही, दिन भी उसी के हैं। बिल्कुल। कि रात का राजा चलता जाए, सूरज को भी छलता जाए। हंसी के नश्तर रोज चलाए, सुख की कलियां कटती जाए। सुख के बस नगमे ही गाए, दुखों के कांटे बोता जाए। और भूखों के हिस्से का खाए, चमक दमक तब शाह में आए। बैरागी खुद को बतलाए, रंग भरी महफिलें सजाए। खोद खोद मुर्दे उठवाए, सदियों पीछे दौड़ लगाए। बस उल्टा ही चलता जाए, सूरज को भी छलता जाए। जबरदस्त रात व्यंग। का राजा वाह चलता जाए। बहुत बहुत वाह, बहुत अच्छी कविता। और अब मैं सुनो जोगी की कुछ कविताएं सुना रही हूँ। स्वागत जरूर स्वागत। जरूर। ये एक श्रृंखला है प्रशांत जी, जिसमें करीब 75 कविताएं हैं। हम्म। इनमें से हर कविता सुनो जोगी से ही शुरू होती है। जी जी। और संग्रह में सारी कविताएं आ गई? नहीं, कुछ छूटी भी हैं, सारी कुछ नहीं है, कुछ छूटी भी हैं जी, अभी बाकी हैं। जी। जिंदगी का प्याला। सुनो जोगी, जिंदगी का प्याला बहुत छोटा है और प्यास बहुत बड़ी। वाह, तुम्हें जी भर उड़ेलती हूँ नन्हे प्याले में, तुम छलक छलक जाते हो, प्याले से बाहर बहते हो बहुत सारा। मैं अपना प्याला धरती जितना बड़ा करना चाहती हूँ, तुम 7 समंदर बन जाते हो। मैं अंतरिक्ष हो जाती हूँ, तुम असीम ब्रह्मांड में बदल जाते हो। क्या बात। सुनो जोगी, नन्ही बूंदों के नाजुक तीर लिए बाहर रुंझुन सा तुम बरसते हो, सब सोचते हैं बारिश हो रही है। मैं पेड़ होती हूँ, तुम फुहार हो जाते हो, मैं होती हूँ गरजता बादल, तुम मूसलाधार हो जाते हो। सुनो जोगी, मैं झील हो जाती हूँ, तुम झरना हो जाओ। मैं नींद हो जाती हूँ, तुम स्वप्न हो जाओ। मैं जाग जाती हूँ जोगी, तुम अंतिम सत्य हो जाओ। वाह, बहुत क्या बात, क्या बहुत बात। सुंदर। और ये कविता है एनेस्थीसिया। हम्म। कि सुनो जोगी, जब तुम प्रेम तोड़ना, धीरे धीरे तोड़ना। भरोसा तोड़ना तो पहले एक छोटा एनेस्थीसिया देना। जोखिम भरे ऑपरेशन में भी मरीज को कहा जाता है चिंता की कोई बात नहीं। जहर भी मीठी खीर में देने का आत्मीय रिवाज है। मर रहे व्यक्ति के मुंह में जल दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि जल अब जीवन नहीं दे पाएगा। हम मृत्यु भोज करने और खाने वाली जमात हैं। कठिन और अधूरी चढ़ाइयों में कहते हैं बस जरा और। अपने युद्ध हारे हुए वीरों की शौर्य गाथाएं गाते हैं। वैसे मुझे आज ही पता चला कि दिल टूटने के लिए होता है। भरोसा एक किताबी बात है। धोखे पर टीवी सीरियलों और फिल्मों का एकमात्र कॉपीराइट नहीं है, और इस पूरे वाकये में तुम्हारा नाम महज एक इत्तेफाक है। क्या बात, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यंग भी बहुत बड़ा और मार्मिकता भी उतनी ही है। जबरदस्त। काफी
कायनात तुम्हारी है। सुनो जोगी, मुझे पता है कि तुम ही हो हर जगह, हवा के हर कतरे में, एक साथ देखे गए उस सुपर मून में। मेरा मफलर तुम्हारे गले की छुअन से नीम बुखार में पड़ा है। मेरा मफलर तुम्हारे गले की छुअन से नीम बुखार में पड़ा है। मेरे बगल की सीट पर तुम्हारी आंखें हंसती हैं, तुम्हारी हंसी की आभा को मैंने ओढ़ लिया है। जोगी, चांद तुम्हारे साथ उतरता है, सूरज तुम्हारे साथ उगता है, नदी तुम्हारी बाहों से बहती है। रास्ते तुमसे गुलजार होते हैं, फूलों में तुम महकते हो, धरती से आसमान तक तुम छाए हो, झील से सागर तक तुम ही हो, बूंदों में समाये। मेरी हथेलियों में गिरते हो, बर्फ के फाहे बनके। कायनात तुम्हारी है जोगी, कायनात तुम्हारी है जोगी। बहुत सुंदर। और ये कविता है, मुझे मेरा पता दे दो। सुनो जोगी, मैं एक ऐसी भाषा इजाद करना चाहती हूँ जो सीधा तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। मेरे आंसुओं में हो इतना खारापन कि तुम्हें जिंदगी का नमक दे सकें। मेरी मुस्कान में दहके सितारे, जिनकी रोशनी एक सड़क बनाए जो तुम तक आती हो। सुनो जोगी, दुनिया एक विराट भूल भुलैया है, जिसे हमारे लहू की अनगिनत नलियां जोड़ती हैं। मैं इन्हीं में डूबती उतराती हूँ। तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी, तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी। मैं अपने ही वियोग में बहती हूँ, अपनी ही छांव में नरम होती, अपनी ही धूप में जलती हूँ। सुनो जोगी, सुनो जोगी, मुझे अपना पता दे दो। सुनो जोगी, मुझे मेरा पता दे दो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब अगर समय हो तो मैं एक अंतिम कविता सुना दूं, और नहीं तो यहाँ पर भी रोका जा सकता है। एक सुनाइए, एक सुना दीजिए। ये गणेश कथा है और इसमें मुंबई भी आएगा। गणेश कथा। एक दुख, दो दुख, चार दुख, आठ दुख, इस तरह मैं दुखों का पहाड़ा पढ़ती हूँ, रोज एक पहाड़ चढ़ती हूँ। 2 बार मुख कैंसर के शिकार हुए गणेश, जो दूसरा ऑपरेशन कराने गए अकेले ही टाटा हॉस्पिटल मुंबई, महज 36 बरस के गणेश। अकेले, इतना अकेले गए गणेश कि कोई ये तक कहने वाला ना था उनके साथ कि छोटा ही ऑपरेशन है गणेश, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात। कैंसर के पहले ही ऑपरेशन में आधी कटी जुबान, पहले से ही रहे अधूरे शब्द, मुख के दूसरे ऑपरेशन में अधूरे भी बाकी न रहे। लौटे गणेश दूसरा ऑपरेशन करा के, बल्कि कहें कि लौटना चाहा गणेश ने बड़ी व्याकुलता से अपनी पत्नी और लाडले 4 बच्चों के पास। वो चाहते थे बस जीना, जाना नहीं चाहते थे बिल्कुल। गणेश मामूली इच्छाओं वाले मामूली आदमी, न रुपया जमा किया, न सोना, न खेती बढ़ाई, न नौकरी देखी। भाइयों की नजर में बेकाम के गणेश, सुना है बड़े साधु स्वभाव थे। तो ऑपरेशन करा के चल पड़े गणेश, पता नहीं कब की समेटी हिम्मत चुक गई। आधे रास्ते पहुंची गाड़ी, मुंबई से इलाहाबाद नहीं, बीच में ही डेड बॉडी बन गए गणेश। बीच में ही डेड बॉडी बन गए गणेश। यात्रियों को बदबू भरे गणेश इंसान नहीं लगे, सो जिद करके उतार दिए गए गणेश अपनी मृतदेह के साथ बीच राह में किसी जंक्शन पर। अब दुखों का पहाड़ा तो ऐसे ही चढ़ता है, तपती दोपहरी का सूरज ऐसे ही सर पर बढ़ता है। इधर गणेश सिधारे
उधर इलाहाबाद में इंतजार करते उनके बूढ़े पिता भी चल बसे थोड़ी देर बाद। तो चले मित्र केशव इलाहाबाद से गणेश की मृतदेह लाने, कि कम से कम अंतिम संस्कार तो हो नसीब। बेच के अपना फोन इंतजाम किया, लकड़ी का ताबूत बनाया बढ़ई ने ज्यादा रुपया लेकर, काहे से कि वो शादी के मंडप बनाने वाला बढ़ई था। कटे फटे बदबू मारते गणेश को बर्फ की सिल्लियों बीच सहेज लाए केशव और लिटा दिया उनके पिता की मृतदेह के बगल। गणेश के नन्हे पुत्र ने उस रात 2 पिताओं को अग्नि दी। केशव एक स्नेह है, एक खूंटी है, जहां गणेश का बेसहारा परिवार अपनी जरूरतों को टांगता है। सोचते हैं और गहरी सांस लेते हैं केशव, शायद मैं अपने मित्र गणेश से बरसों बाद अचानक उसकी मृत्यु के 6 माह पहले इसीलिए मिला था। दोहराते हैं केशव, भीगती है सुनने वाली हर शय, अंधेरा भीगता है, लंबी होती परछाइयां भीगती हैं, रास्ते भीगते हैं, पेड़ चांद सरोवर सब भीगते हैं। ये सिर्फ दुखों का पहाड़ा है गणेश का, जिसे अब उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ पढ़ती है। दुखों का पहाड़ रोज चढ़ती है। और मैं सोचती हूँ ये कठिन पहाड़े किसी के जीवन में ना आए कभी। सबको केशव नहीं मिलते। दुखों के पहाड़ अकेले नहीं चढ़े जाते। अकेले तो सुंदर पार्क भी नहीं घूमे जाते। अकेले होना ही इस पहाड़ को कई गुना ऊंचा बनाता है। मैं सोचती हूँ और बोलती हूँ गणेश की अभागी पत्नी से, तुम्हारे साथ मेरा होना क्या इसे कुछ सहज बनाता है? तुम्हारे साथ मेरा होना क्या इसे कुछ सहज बनाता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 सशक्त कविताएं रही और एक औपचारिक शब्दों में तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है। कविताएं मर्म को छू जाने वाली हैं और खासतौर पे ये जो आखिरी कविता आपकी गणेश है, मुझे तो लगता है कि इस तरह की सत्य कथाएं घटती रहती हैं आसपास बहुत सी। और एक अच्छा ये रहा कि केशव की उपस्थिति आपने दिखाई। केशव जैसे लोगों का समाज में रहना जरूरी है। दुखों के मारे तो बहुत से जी, केशव निकल के आए तो दुनिया और सुंदर होगी। और जोगी सीरीज की तो क्या कहें, खलील जिब्रान और रूमी याद कुछ कुछ आती थी जब मैं सुन रहा था कविताएं आपकी। बड़ी रहस्यानुभूति से भरपूर कविताएं, बहुत शानदार कविताएं हैं। डिफेंस अकाउंटिंग की सर्विस में आप हैं संध्या जी, लेकिन जी जीवन की अकाउंटिंग भी बहुत शानदार आपने की अपनी कविता। बहुत बधाई आपको। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी को। संजय जी का जन्म जो है जौनपुर में 1965 अगस्त 6। इलाहाबाद से आपने हिंदी साहित्य में एमए किया, फिर जूनियर रिसर्च फेलो आप रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल करने के बाद बीएचयू से आपने पीएचडी किया। और आप मन और कर्म से पक्के वामपंथी हैं और सामाजिक मुद्दों पर बहुत मुखर रहते हैं और जन आंदोलनों में आप बहुत सक्रिय हैं और एक तरह से बनारस में हाशिए की आवाज है। और एक बार फिर मुझे वीडियन शाही साहब की याद आ रही है कि वो भी बनारस की जो यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ ना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वहां पे जब थे तो वो भी बहुत मजदूरों के लिए सक्रिय थे और खासतौर पर बुनकरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आपने आयोजित की हैं संजय जी विभिन्न विषयों पर। और राहुल सांकृत्यायन, मेरा ख्याल है आप उनसे बहुत प्रभावित हैं। दुर्लभ साहित्य के अन्वेषक आप रहे हैं और भ्रमणशील भी रहे हैं। यात्राएं आपकी बहुत सी रही हैं और राहुल सांकृत्यायन पर आपने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की थी। तो पुस्तकें आपकी हैं, आलोचना की किताबें हैं आपकी। यहाँ मेरे पास 4 किताबों की लिस्ट है। 2 किताबों का आपने संपादन भी किया है। आप प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं फिलहाल। और गांधी स्मारक त्रिवेणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आजमगढ़ में आप हिंदी पढ़ाते हैं। मेरा ख्याल है
अभी भी पढ़ाते हैं या रिटायर? जी कार्यरत हो। अभी पर्याप्त युवा है, अभी अभी रिटायर होने में बहुत समय है। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ 60 साल में हो जाते हैं। हाँ संजय जी का जो एनर्जी लेवल है प्रशांत जी, उस जी। एनर्जी लेवल पर तो इनको 30 साल बाद भी कोई रिटायर ना कर पाएगा। नहीं बिल्कुल एक्टिव बहुत है, बहुत एक्टिव है। धन्यवाद धन्यवाद नौकरी के साथ इस तरह से एक्टिव, पत्रिका का संपादन और ये जन आंदोलन वाला जो हिस्सा है। तो स्वागत है संजय जी बहुत आपका। अच्छा लगा जी, धन्यवाद आदरणीय प्रशांत जी। स्वागत। कविता मुंबई के परिसर में ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आभारी हूँ आप सबका। अभी हम लोग अपने बहुत ही अजीज कवित्री संध्या नवोदिता को, अपने साथी श्वेतांग को सुन रहे थे कि कविता के ऐसे स्वर है जिसमें हम सब अपने समय की ध्वनि और उसकी पदचाप सुनते हैं। दोस्तों, कविता सुनने के बाद उसके आस्वाद की अभिव्यक्ति बहुत जटिल होती है। आलोचना एक कार्य है साहित्य का, लेकिन तत्काल कविता के साथ कोई अभिव्यक्ति इतनी सहज और स्वाभाविक नहीं होती। लेकिन मैं बात करूं तो कहूं कि जो कविता के साथ उसका संश्लिष्ट भाव है हमारे पाठक या श्रोता होने का, और उसमें जो काव्यानुभूत से गुजरते हुए और उसकी जो एक अंतःक्रिया होती है जिसमें से अभी हम गुजर रहे थे हम सब कविता का, उससे किसी प्रकार की अभिव्यक्ति होना कठिन तो है। उसका पूरी तरह से तादात्म्य बनना बहुत ही कठिन है। साधारणीकरण की बात कही जाती है वो और भी कठिन है। फिर भी उस कविता में क्या संभव है जो हमें जोड़ लेती है, इसको हम कहते हैं, एक तरह से अगर वो अंग्रेजी के पैटर्न पर बात की जाए तो वो है रीडर रिस्पांस। वो हमारा पाठकीय स्वभाव है जो हमें रचना से जोड़ता है। हम रचना प्रक्रिया या कविता के आत्मसंघर्ष, कवि के आत्मसंघर्ष, ये सारी चीजें जो मुक्तिबोध बहुत चर्चा करते हैं, उन सब से अगर गुजरते हुए चले तो कविता में प्रवेश एक प्रकार का निषिद्ध है, और जो उसके करीब जाता है उसके ताप की अनुभूति भर कर सकता है, और ताप की उस अनुभूति से गुजरते हुए अपने समय का कोई पाठ हम सुन सकते हैं। और अभी हम जो कविताएं सुन रहे थे उसमें ये सारी बातें थी। ये एक एक्सट्रीम मोमेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो रचना का एक क्षण है जिसमें हमारा वो सारा अनुभव उसकी शैली से, उसके शिल्प से, उसकी संरचना से, जिसको हम अपने तमाम समय के साथ चलने वाले काव्य आंदोलनों से देखते रहे हैं, उन काव्य आंदोलनों में जो बदलाव आया उसमें लोगों ने कहा कि लय की ओर वापसी हो रही है कविता की। हम अपने समय की कविता पर बात कर रहे हैं, समकालीन कविता भी कह सकते हैं। दोस्तों, समकालीन कविता का वो एक ही पैटर्न ही ऐसा कुछ बेतुका सा लगता है कि जिसको न जाने कब से जोड़ा जाता है और कब से अभी उसको व्याख्यात किया जाता है। लेकिन हमारे समय की कविता, हम भी 25 साल की कविता की बात कर रहे हैं, और इस 25 साल की कविता में जो हमारा समय है, जो पूरी दुनिया है, उस पूरे 25 साल को मैं नियत 2000 और अभी 25 से नहीं, मतलब लगभग एक तरह के दायरे में देखता हूँ, तो कह सकता हूँ कि एक ऐसी घटना बहुल संस्कृति और राजनीति, समाज और एक उसका बदलता हुआ पूरा मनोभाव हमारे सामने है, जो हमारी स्थानीयता को और हमारी वैश्विक चेतना को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे अभी श्वेतांग की कविता आई थी पुरबिया, आप देखते हैं कि किस तरह मैंने उसी समय एक टिप्पणी करते हुए कहा कि गिरमिटिया मजदूरों की याद, वो जो घटना होती थी मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनिदाद जाने की, और आज
जिस तरह अभी भी लोग जाते हैं बाहर, और पूरब के लोग अभी भी उसी तरह से जाते हैं, जालंधर, लुधियाना, सूरत और बम्बई और कलकत्ता, और उसके लोकगीत होते हैं। तो उस तरह की संवेदना हमारी रचनाओं में अभी जीवित है, वो पीड़ा अभी बरकरार है, वो 100-150 साल पहले की वेदना अभी भी बरकरार है, वो कविता में नया रूप ले रही है। अभी श्वेतांक ने, संध्या ने जो कविताएं सुनाई, कविता में अक्सर हम अपेक्षा करते हैं कि क्या नयापन है। हम बहुत बड़े आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारे बड़े विद्वान, उन्होंने कहा मैं तो सारी कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन अगर उसका नाम हटा दिया जाए तो सारे कवि एक लगते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। मुझे कुछ बात ऐसी नहीं लगती। कविता को उसके शिल्प और संरचना में ही सिर्फ नहीं देखा जा सकता। वो बहुत पुरानी बात सी है। मैं आचार्य द्विवेदी के कथन पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं शामिल कर रहा हूँ, लेकिन उसे सुनते हुए मेरे मन में जो बात, कविता में जिन जो विषय उठ रहे हैं, जिस तरह की चेतना विस्तार ले रही है, वो हमारी कविता का नयापन है। आप देखते हैं कि 60 साल 70 साल की कविता में जिस तरह राजनीति का विस्तार हुआ है, वो पहले की कभी कविता में नहीं था। हमारे समय की सिर्फ समस्याएं ही नहीं है, वो उनमें वो सारे बिंदु और विचार हैं जिससे जूझता हुआ ये समाज है, आज का मनुष्य है। तो इस तरह की बड़ी लंबी बात हो सकती है और समय बहुत आगे है। फिर भी मैं श्वेतांक की कविता के आधार पर मेरी एक बहुत साधारण सी टिप्पणी है कि इन सब के हवाले से जो उनकी स्त्री संबंधी कविता है, जिसमें उन्होंने उस औरत को बताया कि वह कुआं पाताल के रास्ते उससे मिलने अभी तक जाता है। एक उन्होंने बिंब रखा। इस तरह से उस स्त्री के अतीत के साथ वर्तमान को, अपनी पूरी विरासत के साथ उसके जुड़ने को उन्होंने यहाँ रखा है। और उनकी वो तमाम सारी कविताएं जो हमने सुनी यहाँ पर, उसमें एक तो जनता को कह दूं सत्ता, ये प्रतिरोध का एक ऐसा स्वर है जिसको सुनते हुए एहसास हुआ, एक नई उम्मीद जगती है। कविता हमारी प्रतिरोध की संस्कृति का अभी भी वहन करती है। हमारे नई पीढ़ी के साथ भी ये पूरी संभावना, पूरी ताकत के साथ है, उसका क्षरण नहीं हुआ है, इस बात का विश्वास जगता है। संध्या जी की कविताएं जो आई और जिस पर हम लोगों ने बात की, और उसके हवाले से जो कुछ भी रहा, मैं उन गूंजती ध्वनियों को सुनना चाहता हूँ और उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। उनकी एक कविता जो इस संग्रह में थी, जो उन्होंने नहीं पढ़ी है, मुझे इनकी किताब मिली, उसमें है भारत एक आंसू। बेहद मार्मिक कविता है। इस पूरे संग्रह की यह कविताओं में जो महत्व है, उन सारी कविताओं में सुनो जोगी आधे हिस्से में होती है और आधे पहले हिस्से में वो अन्य कविताएं हैं। सबका बहुत महत्व है, उन्होंने सुनाया भी। आंख भर देखती हूँ अपना देश और भारत एक आंसू बन जाता है। ये कश्मीर के संदर्भ में लिखी हुई कविता है। सिर्फ इन 2 लाइनों में भारत को, यहाँ की संस्कृति, परंपरा और राजनीति को, समय को, समाज को समझने का इतना बेहतरीन प्रयास इन 2 पंक्तियों में है कि आंख भर देखती हूँ अपना देश और भारत एक आंसू बन जाता है। आप देख रहे हैं कि 30 साल 40 साल के अंदर भारत का जिस तरह का स्वरूप बना है, 91 से लेकर के इधर के समय तक, सूचना क्रांति के दौर के बाद से अभी तक, क्रोनी कैपिटलिज्म के इस दौर में, उपभोक्तावादी संस्कृति और नव उदारवाद के इस दौर में, आते आते आतंकवाद से बढ़ते हुए देश में और सांप्रदायिक फासीवाद के बढ़ते चरण में, एक जो पूरा हमारे सामने संस्कृति का संघात है, वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। कविता उसकी गवाही कर रही है। और उसमें इन 2 पंक्तियों के साथ इसने मुझे बहुत अंदर से वो किया, जोड़ा। और इन्हीं जोड़नों में फिर मुझे श्वेतांक की कविता याद आती है, जिसमें वो उनकी एक बेहतरीन कविता, जिसमें वो कहते हैं कि परंपराएं तोड़ना पत्थर तोड़ने से ज्यादा कठिन है। ये एक अद्भुत कविता है भाई श्वेतांक की। परंपराएं तोड़ना पत्थर तोड़ने से ज्यादा कठिन है, और पूरी कविता इस बात को विस्तार देती हुई, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता उसको, लेकिन आप पढ़ें तो कैसे उसका एक
पूरा इरादा है और एक इच्छा शक्ति है जो परंपराओं को तोड़ते हुए पत्थर को तोड़कर राह बनाना जानती है। वो राहों का अन्वेषी उसी प्रकार से होता है जो प्रयोगवाद के कवि ने कहा था। वो कलावादी थे, लेकिन हम अपने समय में इन संघर्षों के बीच ऐसी कविताओं का आह्वान करते हैं कि वो एक नई संभावना के साथ कविता को, समय, समाज और संस्कृति को नया स्वर देने में समर्थ है। मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने समय में जो कविताएं हैं जिनकी परंपरा मुझे विष्णु खरे, देवी प्रसाद मिश्र और कात्यायनी से शुरू होती है, अपने 25-40 साल के इस दौर को मैं कह रहा हूँ। 40 साल की इस दौर के जो हमारे घटनाक्रमों का पूरा वृत्तांत है, कहीं इस कविता में है। तो इन 3 कवियों के रास्ते से आगे बढ़ता हुआ हमारे समय में जो युवा कवि हैं, रचनाशील, रचनारत हैं, उन दोनों में संध्या नवोदिता और श्वेतांग की रचनाएं, संध्या नवोदित नहीं है, उनका नाम नवोदिता है। संध्या काफी रचना कर्म में एक लंबे अनुभव से गुजरती हुई यहाँ तक आई है और उन्होंने जो कविताएं सुनाई, मैं अपनी बात को इनके इसी कविता की चर्चा के साथ खत्म करूंगा कि गलती मेरी नहीं थी या खूबसूरत घरों में दफन हो जाती हैं औरतें। कई तरह का विमर्श तैयार करती हैं हमारे लिए। ये कविता प्रतिरोध की दर्ज होती है, विमर्श की दर्ज होती है। ये कविता नए तरह की संभावनाओं को आगे ले जाती है और वो जब कहती है कि आपको जीवन में धोखा नहीं मिला तो यह उन लोगों की कृपा है जिन लोगों ने आपको बख्श दिया। और सादे तरीके से सारी बात को कहना, आज के समय हमारे साथ हमारी जो जिंदगी जिसका समकक्ष में चल रही है, लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। जिसे हमने 60 के दशक में अजनबियत के माहौल में देखा था, एलिनेशन में देखा था, उस अकेलेपन में देखा था, आज भी आप देखते हैं कि वो अकेलापन उस गणेश कथा में, जो कविता, एक लंबी कविता उन्होंने आखिर में पढ़ी, उसमें आप देख सकते हैं। पर्यावरण पर केंद्रित मैं बहुत जल्दी अपनी बातों को समझते हुए कि ये आरे से पेड़ कटते हैं और अमेजन के पेड़ जलते हैं, और एक लंबी कविता एक ऐसे त्रासद समय की वानगी है जिसे हम जितना उसके बारे में चर्चा करें वो कम है। पेड़ की शव यात्रा जा रही है, इससे ज्यादा ट्रेजिक हमारे समय की कोई कविता की पंक्ति पर्यावरण को लेकर शायद अभी तक तो नहीं बनी है। पेड़ की शव यात्रा जा रही है, आरे से पेड़ कटते हैं, अमेजन के पेड़ चलते हैं। दोस्तों, फिर बात होगी। सुनो जोगी और तमाम इन कविताओं के माध्यम से संध्या जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदी जगत के बीच, हिंदी समाज के बीच उन्होंने अपनी ऐसी रचनाएं हमारे समक्ष रखी जिस पर हम बात कर सके। संजोग की बात है कि इन दिनों में कविता की आलोचना स्थगित है। आलोचना में एक बड़ा ठहराव है। और कविता की आलोचना का काम लगभग जैसे ये कारोबार, ये कविता का व्यापार आचार्य शुक्ल का जो और नामवर जी के यहाँ चलता था, आलोचना का एक बड़ा धर्म था। उसकी अनुपस्थिति में हम कविता की मीमांसा करना चाहते हैं। हम कविता के अपने संदर्भों के नए भाष्य निर्मित करना चाहते हैं। हमें कविता की नई आलोचना तैयार करनी है। इन कविताओं का पाठ हमारे लिए ऐसे समय में बेहद जरूरी होगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रशांत जैन जी आपका, कविता मुंबई परिसर का, श्वेतांग जी का, संध्या जी का, साथ में जुड़े हमारे हृदय मैंग जी का, और हमारे साथी संजय जी यहाँ जुड़े हुए हैं, और अवनीश विश्वकर्मा जी जुड़े हुए थे, सुधा जुड़ी हुई थी। हम सब बहुत हालात के साथ इसे सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। आज के दोनों कवियों की कविताओं को देखने समझने की एक दृष्टि आपने अपने अनुभव से प्रदान की है और इसीलिए हम लोग वक्तव्य को शामिल करना जरूरी समझते हैं। और वैसे भी आपने बताया कि आलोचना जो है कविता की स्थगित है एक तरह से, तो यहाँ उस तरह से समीक्षा गंभीर तो नहीं हो पाती है लाइव इस तरह के कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी पाठ की प्रतिक्रिया के तौर पे और विशेषज्ञता तो होती है वक्ता के पास, तो उससे लाभान्वित होते ही हैं।
सुनने वाले और देखने वाले। और आप तो वैसे भी समाज, राजनीति, साहित्य और सांस्कृतिक विचारधाराओं के अध्येता हैं और सैद्धांतिकियां हैं इस क्षेत्र में अलग अलग, लगातार आपकी नज़र उस पर रहती है। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो डायनामिक्स है वो भी आपकी दृष्टि में हमेशा रहता है और आपके लेखन से हम जानते हैं। तो आपका यहाँ आज होना, यहाँ मौजूद रहना जो है हमारी उपलब्धि है। बहुत बहुत आभार संजय श्रीवास्तव जी आपका। और अंत में औपचारिक रूप से मैं आभार ज्ञापित करता हूँ आज के दोनों कवियों के प्रति, संध्या नवोदिता जी और श्वेतांग सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। एक बार फिर संजय श्रीवास्तव जी का आभार। और इस तरह से ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं प्रशांत जी का बहुत मतलब ये कोई औपचारिक बात नहीं है, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मुंबई से आपसे बातचीत हो रही है और कविता के माध्यम से मेरी आपकी बात हो रही है। इससे ज्यादा सुखद और क्या हो सकता है। और इसी के साथ मुंबई में मुझे इस तरह के संवेदनशील, मैं सोचती थी कि महानगरों में संवेदनशीलता कहाँ मिलती होगी, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, यहाँ मिलती है। और यहाँ पर वो लोग हैं जो भले इंजीनियरिंग में हो, भले वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हों और पढ़ा रहे हों, लेकिन उनके भीतर का मनुष्य एकदम जीवंत है और उसी संवेदनशीलता के साथ है, जैसे कि छोटे शहरों में, छोटी जगहों पर होता है, जिसको हम लोग बहुत मिस करते हैं कि हाँ भाई, छोटी जगह पर जैसे आप बात करते हैं तो आप इतना समय निकाल पाते हैं कविताओं के लिए, कविताएं सुनने के लिए, और आपने एक पूरा चैनल बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि इतना कम समय आपके पास होता है, फिर भी आप इतनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से और मेरे जैसे तमाम कवियों की तरफ से, लिखने वालों की तरफ से, रचनाकारों की तरफ से प्रशांत जैन जैसे कवि का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत आभार संध्या जी। और आप लोगों का इस तरह का सहयोग और स्नेह मिलता रहेगा तो आगे हम लोग मिलजुल कर काम करते रहेंगे। जरूर जरूर। और संजय श्रीवास्तव जी, सुन के हम लोग समृद्ध हो रहे हैं बस। थैंक यू श्वेतांग जी, थैंक यू। चलिए मैं अब हम लोग कार्यक्रम समाप्त करें।